something major. So those who are watching the videos later, I'll do just this class और बड़े जल्दी में करवाऊंगा क्योंकि हम ये पेपर बड़ा रिसेंटली कर चुके हैं। नवंबर के बाकी 22 वेरिएंट और 23 वेरिएंट वो मैं वीडियोस लगा दूंगा एंड आई लीव इट टू यू गाइस। मार्च 24 का पेपर करवाऊंगा जो रिसेंट आया है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारा पेपर कैसा आना है। मेरे हिसाब से बहुत ईजी पेपर आया है। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला व्हाट्स इट कॉल्ड गेस्ट पेपर करेंगे। वी गॉट प्लेनी ऑफ टाइम, तो इंशाल्लाह ताला अगले 3 वीक्स में हम गेस्ट पेपर करेंगे। आपका 10th तक पेपर है और उस तक हम वो गेस्ट पेपर प्रॉपर कंप्लीट कर चुके होंगे, टॉपिकल वाइज तैयारी हो जाएगी। सो यू गाइस विल फील इंशाल्लाह मच मोर कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द एग्जाम रूम। लेट्स स्टार्ट नाउ जी। ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं सारे। इकोनॉमिक ग्रोथ इन ताइवान, कई बच्चों को याद आ जाएगा, हमने क्लासेस में भी किया था, लाइव में भी, और मैंने स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस भी की थी। So in 2021, Taiwan's economy is forecast to grow at its fastest rate in 7 years, encouraged by increased global demand for its technology products. GDP is expected to rise by 4.6% 2021. Just a moment, let me let this kid enter. राइट, सो ये सिचुएशन है जी ताइवान की कि 2021 में उसका जीडीपी भी बढ़ा है बाय 4.6%। रीज़न इज़ कि ग्लोबल डिमांड फॉर उसकी जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एक्सपोर्ट फ्रॉम Taiwan's electronic industry include gaming devices, laptops, devices that do cloud computing and semiconductors for car production। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे यूज़ करते हो, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और सेमीकंडक्टर्स गाड़ियों में यूज़ होते हैं, तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ताइवान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक सेकेंड जी, जवाद आई डोंट नो, सेम लिंक है, सारा कुछ है, किसी और डिवाइस से ज्वाइन करें। अच्छा जी, लेट्स सी, ये जवाद है शायद, शहीर। राइट बच्चों, तो अब हम चल रहे हैं इसी बात पे आगे लेके कि एक्सपोर्ट फ्रॉम Taiwan's electronic industry में बात कर ली थी सेमीकंडक्टर्स तक। It is estimated that exports will grow by 9.6% in 2021. तो फ्यूचर आउटलुक भी अच्छी लग रही है। The strongest exports growth since 2017. A Taiwanese company is the world's largest producer of semiconductors, and it plans to increase its capital investment by as much as 28 billion US dollar in 2021 to help meet the shortage of semiconductors. Consumption expenditure in Taiwan is also expected to grow by 3.7% in 2021, which would be the fastest growth rate in 2000 in 17 years. अब कुछ देख रहे हो, मुसलसल ये इंजेक्शंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है, तो जीडीपी रिलेटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन इज इनएविटेबल। ठीक है, तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट करो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। कुछ एक्सचेंज रेट पे आ सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स की बहुत बात हो रही है। सो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि किस साइड पे ये हमें पेपर लेके जा रहा है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन जीडीपी इन 2021 इज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब है कि जी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, आउटपुट की वैल्यू वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपेयर टू प्राइस लेवल, तो रियल टर्म्स में ग्रोथ आ रही है। और ये कुछ फिगर्स हैं जिनको हम बाद में इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, और उसके हिसाब से द ग्रोथ इन द डिमांड फॉर Taiwan's exports has contributed to an appreciation of more than 7% in the Taiwan dollar against the US dollar during 2020. Taiwan had a trade surplus of US 58.8 billion in 2020, and that is expected to rise to 63.79 billion. तो ट्रेड सरप्लस था और मजीद बढ़ रहा है। The increase is likely to appreciate the value of Taiwan dollar further. राइट जी, अब पहला क्वेश्चन अमूमन ये फिगर 1.1 पे ही होता है, तो लेट्स सी व्हाट इट्स सेइंग। एक और बच्चा है जिनको मैं एंट्री दे दूं, मिकाइल सलमान। राइट जी, तो ये देखें पहला क्वेश्चन, यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.
What is happening to my computer today? Using the data in table 1.1, calculate the expected growth in Taiwan's real GDP in 2021. रियल जीडीपी कितना ग्रो करने वाला है ताइवान में 2021 में? टेबल 1.1 से हम देखेंगे, टोटली फ्रॉम द डेटा क्वेश्चन है। सो प्लीज बच्चों, जिसने भी जवाब देना है जरा 5-7 सेकंड वेट करके, ताकि बाकी बच्चे भी इसको देख लें। वो क्या बता रहा है जी आपका? एक सेकेंड, उसने पूछा क्या है, दोबारा देख लें। ताइवान रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी कितना ग्रोथ होने वाली है ये हमने देखना है। तो टेक योर टाइम, टेक अबाउट 10 seconds। जी बेटे। हम्म। हम्म। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बोला है आपने। जितनी महंगाई हो रही हो उसको निकाल दें नॉमिनल जीडीपी में से, तो वो रियल जीडीपी बन जाता है। सो 4.6% नॉमिनल ग्रोथ होने का चांस है। उसमें महंगाई का इफेक्ट होगा 1.3%। उसको माइनस कर दें 4.6 में से 1.3%, 3.3% ग्रोथ इन रियल जीडीपी एक्सपेक्टेड है। और साथ परसेंटेज लगाना है, रियल जीडीपी का वर्ड लगाना है, ये बताना है कि इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। बच्चों समझ आ गया है? या किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? बात देखो, नॉमिनल जीडीपी होता है जिसमें करंट मार्केट प्राइसेस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है वो होती है। इसमें खैर उसने परसेंटेज बताई है कि इतने परसेंट ग्रो कर रही है नॉमिनल टर्म्स में, मनी टर्म्स में हमारी जीडीपी। जबकि महंगाई कितने परसेंट बढ़ रही है? 1.3। तो महंगाई को उसमें से माइनस करोगे तभी रियल जीडीपी ग्रोथ मिलेगी ना। हम्म। एवरीवन क्लियर जी? चलें, गुड, लेट्स मूव ऑन टू स्टेट टू इंटरनल कॉजेज ऑफ economic growth for Taiwan in 2021. Consider which of these is more likely to generate long term economic growth. Before even we go, uh, although there might not be a mark, let's define economic growth. कोई बच्चा डिफाइन करेगा? When real GDP rises over time, शहीर बिल्कुल ठीक है। अब दो टाइप की ग्रोथ होती है, कौन कौन सी? एक्चुअल एंड पोटेंशियल। यस, एक्चुअल ग्रोथ शॉर्ट रन में आती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, पोटेंशियल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से, पीपीसी के बाहर शिफ्ट होने से आती है। तो अब आप लोगों ने ढूंढने हैं दो कॉजेज, इंटरनल कॉजेज, यानी एक्सपोर्ट्स आप नहीं ले सकते। दो इंटरनल कॉजेज देखने हैं और फिर जो फिगर्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से बताएं कौन सी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगी और कौन सी शॉर्ट रन में। तसल्ली से देखें। शाबाश, अगेन इट्स जस्ट समीर एंड शहीर। बाकी बच्चे भी प्लीज कंट्रीब्यूट किया करो। इस तरह मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यू आर ऑल प्रिपेयर्ड नाउ। शहीर एंड समीर, आप थोड़ा वेट किया करो, मैं आपसे पूछूंगा व्हेन थिंग्स आर नॉट being answered from anywhere else. I know there are lots of smart kids in the class right now and they should be able to figure it out. तो आपने कैसे लेने हैं 2 मार्क्स जी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला बताए कोई बच्चा? बच्चों मैक्सिमम गलत हो जाएगा, बताइए। यस 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 अनस, शाबाश। थोड़ा सा और ऐड करो। यस, डेटा को यूज करना सीखें। Consumption expenditure, which is one of the components of aggregate demand, is expected to grow by 3.7%, which is the highest in the last 17 years. This injection of consumption will cause aggregate demand to rise. Short
रन इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। अब क्रेसेंट के अलावा कोई और बचा बोले। चौथे पैराग्राफ में कुछ और दिया हुआ है, नहीं चौथे में नहीं, सॉरी, कहीं और दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी। एनी अदर क्यू? हाँ, जबरदस्त आंसर है। जैसे उन्होंने बोला कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट विल कॉज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई टू शिफ्ट, पोटेंशियल ग्रोथ आएगी। और 28 बिलियन जैसे उन्होंने बोला, दूसरा मार्क आ गया। अब कौन सी लॉन्ग रन है? ऑफ कोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी, शिफ्ट्स लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आउटवर्ड राइटवर्ड इन द लॉन्ग रन। सब बच्चों को 100% क्लियर है कैसे डेटा को यूज करना है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है और असेस करना है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जी 2 मार्क का क्वेश्चन है। एंड मैं बच्चा, हाँ जी हाँ जी, बोले नहीं, आंसर नहीं देना, कोई क्वेश्चन। रियल जीडीपी ग्रोथ वाला देखो समीर, हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है 4.6% से, महंगाई 1.3% से। तो रियल टर्म्स में ग्रोथ कितनी है? महंगाई बीच में से निकाल दो। व्हाट इज रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। हम इसमें डिफ्लेटर फॉर्मूला क्यों यूज नहीं करेंगे? वो ऑलरेडी परसेंटेज में हमें दे चुका है, तो हमें डिफ्लेटर फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। ओके। अब बेटे शरीर, हाँ 44.6 में से 4.6 में से 1.3 माइनस करोगे, 3.3% साइन लगाना है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन रियल जीडीपी लिखना है, वरना वो मार्क नहीं देता। डॉलर हो तो डॉलर में लिखना होता है, परसेंटेजेस है उसमें लिखना होता है। यू कैन नॉट मिस दीज स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट जी, हाँ, अब कोई और बच्चा, आप तीनों के अलावा, क्रेसेंट के बच्चों के अलावा, एक्सप्लेन व्हाई द ताइवान डॉलर अप्रिशिएटेड इन 2020। लास्ट पैराग्राफ देखें बच्चों। एनीवन, बी कॉन्फिडेंट, टेक योर टाइम। थोड़ा सा और लिंक करें दूसरे मार्क के लिए, शाबाश। यस, एग्जैक्टली। अब देखो जुरेज, एग्जाम के दौरान याद रखिएगा कि सर मुझसे कब पूछते थे कि क्यों ऐसा होगा। दैट इज अनदर मार्क। सो ऑलवेज 2 मार्क्स हैं तो उसको ड्यू क्रेडिट दें। सो एज स्टेटेड इन द आर्टिकल, Taiwan's exports are expected to grow by 7% in 2020. Trade surplus is expected to rise. Figure de do beshak. This will mean Taiwan dollars demand will increase. People will have to buy more Taiwan dollars. As a result, there'll be a shortage and Taiwan dollar will appreciate. आपको ये सारी बातें पता है, बस निट करके लिखना सीखना है आप लोगों ने। वाओ मोइज अली, प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कीप कमिंग। मैं गेस्ट पेपर अब शुरू करने वाला हूँ, आप लोगों का बहुत फायदा होएगा अगर आप रेगुलर रहेंगे। राइट जी, तो दिस इज डन, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। मुझे लगता है ए पार्ट में बच्चे गलत करेंगे। अनस ने कर लिया बिकॉज ये हमने पहले किया हुआ था पेपर, बट आई वुड से बी में 2 to 3 मार्क्स अच्छा बच्चा ऑल 4 लेगा, और सी में भी 1 to 2 आराम से आ जाएंगे। लेट्स से 4 मार्क्स हमारे हो गए हैं। टू गेट टू 25 मिनिमम हमें सेक्शन, हर सेक्शन में अप टू 9 मार्क्स लेने हैं। अब मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ एक ग्रेड के लिए। आप बेशक 10 लो, 12 लो, 14 लो, ऑल 20 लो, लेकिन मिनिमम। तो 3 मार्क्स सब बच्चों के आ चुके हैं। स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स विल बी ऑलरेडी ऑन समथिंग लाइक 6 to 8। सो अब इसके हिसाब से हम आखिरी क्वेश्चंस 2 करते हैं, विच इज नॉर्मली आर रिलेटिवली टफर। लेकिन बेटे सिलेबस याद कीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और इन आखिरी 2 वालों में विदाउट एनी थॉट डिफाइन जरूर कीजिएगा उस टर्म को। मार्क हो ना हो, जेन में रखना है कि मार्क नहीं है, ताकि आप ये ना हो कि आप रिलैक्स हो जाए कि 1 मार्क तो मेरा आ गया। समटाइम्स मार्क असाइंड होता है, सो मेक श्योर कि आप इसको करें। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट डी। Assess whether the effects of
the appreciation of Taiwan dollar on the terms of trade will benefit all industries in Taiwan. अभी पहले सिर्फ मुझे टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन चाहिए. Anyone? Okay, anyone. Yes, it's the ratio of export prices compared to import prices in index form. और भी अच्छा लगे फॉर्मूला दे दें. क्या फॉर्मूला है बच्चों? जवाद आप बोल रहे थे, आप रुक गए थे, बताएं. बोले बोले, शाबाश. पूरा नहीं है फॉर्मूला जवाद. ठीक है, लेकिन पूरा नहीं है. Yes, into 100. Export price index divided by import price index into 100. अब मेरे बच्चों, वन बाय वन इसको सॉल्व कीजिएगा. ताइवान डॉलर अप्रिशिएट होने वाला है. इस पे आपको वो तीन एक मार्क्स दे सकता है, डेफिनेशन और व्हाट विल हैपन टू टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो मुझे बताओ क्या होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड को. एक्सपोर्ट प्राइसेस सोचो, इंपोर्ट प्राइसेस. Export prices will rise, import prices will fall, terms of trade will improve. फेवरेबल का वर्ड या नहीं बोलना, वो होता है ओवरऑल रिलेटिव प्राइस. हमें भारत में वो फिगर नहीं है हमारे पास कि 100 से ऊपर है नीचे. सो बेसिकली सिर्फ आपने बताना है टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव. ठीक है. यहाँ पे होपफुली आपके एक मार्क टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन का, दो मार्क्स इस एक्सप्लेनेशन के. बट वी गोना थिंक कि डेफिनेशन का स्कोर नहीं है और एक या दो मार्क्स हमने लिए. अब जरा इंडस्ट्री वाइज चलो. इंपोर्टर्स पे क्या असर आएगा एशलीना, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने का? The importers will be able to, easily access whatever. Imports will become what? First tell me that. Expensive or cheap? Cheap. तो बताओ ना, फिर उसका फायदा बताओ. So they'll be able to easily access whatever raw materials, for example. Don't say easily access. Easily purchase. Okay. They'll be able to buy raw materials, technology, etc. at a cheaper price. Okay. वो ये सुनना चाह रहे हैं. एक्सेस यहाँ पे टैरिफ ट्रेड नहीं है, ठीक है. तो यूज राइट टर्म्स. They'll be able to buy imports at a cheaper price. Their cost of production will fall. Their prices will be reduced. They'll become more competitive in the domestic market. ठीक है. अब मेरे बच्चों, डोमेस्टिक फर्म्स पे क्या असर पड़ेगा जो रॉ मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट नहीं कर रही, उन पे क्या असर पड़ेगा? एनीवन? वेरी गुड. इसमें हाँ हाँ, very good. Domestic firms will suffer from loss in demand because consumers might switch away towards good quality, cheap priced imports. They will depend on cross elasticity of demand. और क्वालिटी ऐड करेंगे कितना, उनके ऊपर इफेक्ट आएगा. अब मेरे बच्चों, एक्सपोर्टर्स पे क्या असर आएगा? ये किसने बोला है? डिमांड विल फॉल. ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करेंगे बेटे? द डिमांड विल फॉल. And if demand was elastic, their revenue will fall. However, if it was inelastic, they'll benefit from higher revenue. ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे बेटे, प्राइस बढ़ी है एक्सपोर्ट्स की. अब हमने तीन टाइप की इंडस्ट्रीज पे कर दिया है, मोर देन इनफ. और ऐड करना चाहो तो वर्कर्स इन दोज इंडस्ट्रीज को भी साथ में कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात कर लो. अब जी, इवेल्युएट करना सीखो बेटे. नेट इफेक्ट क्या लग रहा है? पॉजिटिव है ताइवान की सब इंडस्ट्री पे या नेगेटिव है सब पे, या मिक्स सा है? यहाँ खामोशी आती है अभी. मिक्स्ड है, लेकिन जरा अच्छी तरह बोलें थोड़ा सा. एज डिस्कस्ड अबव. अब बहुत कर चुके हैं इवैल्यूएशन बच्चों, कम ऑन. एज डिस्कस्ड अबव, सम इंडस्ट्रीज विल. कम ऑन. बस बस, अब एक्सप्लेन नहीं करना, एनालिसिस नहीं है ये. सम इंडस्ट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम
fall in terms of rise in terms of trade, whereas some will suffer, as discussed above. The overall net effect is uncertain. ठीक है, एज टू ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा ताइवान की इंडस्ट्रीज पे। समझ आ गया बेटे, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट एनालाइज अच्छा करो, उसी की बेस पे स्टेप अप ऑन दैट एनालिसिस एंड इवैल्यूएट एंड कंक्लूड। अब आपको आ जाना चाहिए, बहुत अरसे से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, सो नाउ द कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हायर। मुझे ना पूछना चाहे, पूछना पड़े कि ओवरऑल फायदा है कि नुकसान है, क्या लग रहा है, नाउ यू गाइस शुड बी एबल टू स्पीक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन विल बी डिसअपॉइंटिंग इफ मोस्ट ऑफ यू डोंट नो इट। यूनिट लास्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ का यूनिट है उसमें मैंने 12 मार्क का एक क्वेश्चन प्रॉपर मॉडल आंसर लिखा हुआ है। So read the question. Assess the possible consequences of a higher rate of economic growth for an economy such as Taiwan. अब बच्चे क्या करेंगे, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बता देंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं फलाना फलाना, नो बेटे, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो आपने ये जनरल क्वेश्चन है, डेटा में कुछ भी नहीं था, मैंने अच्छी तरह देखा हुआ है, तो तसल्ली से मुझे 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि बच्चे ज़रा लिमिटेड एक्सप्लेनेशन करते हैं, 3 पॉइंट्स बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे, और फिर मैं आपको उसको दोबारा सिंक्रोनाइज करना सिखाऊंगा कि एक टर्म ही आपको 3 मार्क्स देती है, जो मैं कई बार यूज कर चुका हूँ अपनी क्लासेस में। जी बच्चों बताइए, क्या कह रहे हो, व्हाट शहीद। तो ताइवान का ही बताओ, ताइवान, सारी दुनिया पे इकोनॉमिक ग्रोथ के सेम कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो आप सिलेबस पे पहले जाएं, उस मॉडल आंसर को याद करें, अगर नहीं याद तो वैसे लॉजिकली सोचो, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ताइवान को क्या फायदा होगा। शाबाश शहीद, दिस इज द आंसर। जैसे ही उन्होंने फिस्कल डिविडेंड का वर्ड बोला है, अब इसको एक्सप्लेन करने में ही आपके स्कोर आ रहे हैं। फिस्कल डिविडेंड क्या है याद रखिएगा प्लीज, फिस्कल डिविडेंड मार्च में ये 12 मार्क का क्वेश्चन आया, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देयर इज नो वे ऑफ सेइंग कि सीआई रिपीट नहीं करेगा, दे थिंक स्टूडेंट्स विल लीव दिस क्वेश्चन, वो दोबारा आ जाता है, सो मेक श्योर यू लर्न इट। अच्छा बाय द वे, क्लास के एंड पे मैं आपको सर कामरान मलिक के 2023 के और 2024 के मार्च के सारे सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन, सेक्शन बी सेक्शन सी, काफ़ी अच्छा उन्होंने एफर्ट किया है, और वो 12 में से 12, 8 में से 8 वाले आंसर्स हैं। छोटी सी बुक है, मैं सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ, और आप उसको यूज़ करें, और आई एम टेलिंग यू, सिर्फ यही करने से ए ग्रेड आप लोगों का इंश्योर हो जाता है सेक्शन पेपर 2 में एटलीस्ट। तो चलें जी, फिस्कल डिविडेंड जैसे शहीर ने कहा, राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन, पहले डिफाइन करते हैं, इट्स राइज इन रियल जीडीपी ओवर अ पीरियड will cause fiscal dividend because government's tax revenue will increase from direct and indirect taxes as incomes are high and spending is high. They will have to GBT fiscal dividend. Yes, yes, exactly. Fiscal dividend, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है लोगों के, स्पेंडिंग ज्यादा है, और एज अ रिजल्ट उन्हें स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, पॉवर्टी कम है, गवर्नमेंट का बजट सरप्लस हो जाएगा। लेकिन ये फिस्कल डिविडेंड नहीं है, उस सरप्लस बजट का यूजेज कराओ डिफरेंट जगहों पे, गवर्नमेंट कैन स्पेंड इट ऑन मेरिट गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उसका फर्दर एनालिसिस करो, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, reduce absenteeism because of healthcare. As a result, more productivity will occur. फिर करो, government can spend that on infrastructure, which will reduce distribution cost, production cost. Economy's long run aggregate supply will increase. सब पता है बेटे, बस लिंक करना शुरू कर दो। और क्या जी, एंड रिजल्ट इनकम्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रियल जीडीपी बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। मैं 12 मार्क का ही बोलता जा रहा हूँ सारा, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रोथ आपकी आई थी, क्योंकि जैसे ताइवान की नज़र आ रही है कि ज़्यादा कंपेटिटिव कंट्री है, तो हो सकता है इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़े फ्यूचर में, ठीक है, उससे इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट और अच्छा हो जाए। अब नेगेटिव्स पे जाते हैं, जब बहुत प्रोडक्शन होती है, बहुत कंजम्पशन होती है, क्या मसला आता है, फालतू बची, यस,
डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहां बोलना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दिस शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ में लीड टू डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज डाउन हो जाएगा। फिर करो जी इन्वायरमेंट पे बुरे इफेक्ट, पोल्यूशन, कंजेस्शन, एयर, नॉइज, हर किस्म की पोल्यूशन की बात तो करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली होगा। इनकम्स बढ़ने से अक्सर इंपोर्ट्स लग्जरी होती हैं, हम उनको ज्यादा मंगवाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। अब इसको याद रखिएगा बेटे को। शाबाश, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखो, अब जब आप लोग सही लाइन पे सोचना शुरू हुए हो, अनलिमिटेड पॉइंट्स बन रहे हैं। अब सॉरी, सॉरी आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, दोबारा बोलो। नहीं नहीं, नॉट ड्यू टू, ग्रोथ में लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स एंड वेल्थ, ठीक है, विच विल इंक्रीज इनइक्वालिटी, सम ग्रुप्स विल बेनिफिट, सम विल नॉट। अब बेटे एक और भी करवाता हूं आपको। अगर ये ग्रोथ कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स पे आने की वजह से हुई थी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। अब बेटे इवैल्यूएट करते हैं। देयर इज नो स्ट्रेट आंसर वेदर इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑलवेज बेनिफिशियल। कब बेनिफिशियल है? जब हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हैं, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन नहीं आ रही, ठीक है। फिर जी कब बेनिफिशियल है? जब कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज हो फ्यूचर में, रिजल्ट में मोर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, एनवायरमेंटल हार्म्स कम से कम हो। टू कंक्लूड, इट विल डिपेंड ऑन मेनी internal and external factor, as economic growth will be beneficial. However, in general, it does lead to rise in living standards and welfare. समझ आ गया मेरे बच्चों? करो करो, कैसे करोगे इसमें? इसमें प्राइस इलास्टिसिटी है बेटे, इनकम इलास्टिसिटी आएगा, कि इनकम्स बढ़ने से इंपोर्ट्स की अगर डिमांड इनकम इलास्टिक है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। इससे प्राइस इलास्टिसिटी का कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला गॉट इट? अच्छा बच्चों, ये आप लोगों को में भी दिया था। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। Oh, beautiful, beautiful. If it's supported by supply side policies and potential growth भी आ रही है, फ्यूचर का कंपैरेटिव एडवांटेज भी सस्टेन हो रहा है, तो देन इट्स बेनिफिशियल। नाउ देखो, जब बच्चा कोई अच्छी बात करता है, टीचर की नॉलेज में भी इजाफा होता है। बॉडी ऑफ नॉलेज मेरी आज बढ़ी है कि यार वाकई सप्लाई साइड पॉलिसीज का कॉम्प्लीमेंट्री है इसके साथ। वेल डन अब्दुल्ला। तो बेटे अब आपने अच्छा करना है एग्जाम, ठीक है, एज पर योर एबिलिटी। अब बेटे देखो, आसान क्वेश्चन है, पहले वाला मैं क्लासेस में कई बार करवा चुका हूँ तमाम ग्रुप्स में, शायद बीसीपी में ज़रा कम करवाया होगा बिकॉज उस वक्त मैं आपके पास नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, explain what could cause an increase in demand for a product and consider whether the impact of an increase in demand on the price of the product will be the same in the short run and long run। ये जो आखिरी पार्ट है यही आपको कंफ्यूज करेगा, इवैल्यूएशन वाला। सिर्फ 2 मार्क्स है। डोंट लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फियर कि मुझे ये नहीं पता कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या आएगा। ये जरा टफ सा पॉइंट है लेकिन कोई मसला नहीं है, 6 मार्क्स तो पूरे लें। अब बच्चों, जब वो डायग्राम मांग लेता है ना, तो यूजुअली नॉलेज के 2 या 3 मार्क्स डायग्राम पे होते हैं। लेकिन इसमें वर्ड डिमांड भी है, तो एहतियातन हम डिमांड को डिफाइन कर देंगे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस पर पीरियड सेक्टर्स पैरेबस। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं एक नई बात आज बताऊंगा। पहले नंबर पे तो ये याद रखना कि खाली डिमांड कर्व लगा के राइट पे शिफ्ट करने का 0 मार्क है। बेटे हमेशा उसने बोला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो सप्लाई के साथ डिटरमिन होती है, तो आपने इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ बनाना है। डू यू नीड मी टू ड्रॉ अ डिमांड सप्लाई डायग्राम एंड डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करवा के दिखाऊं? बेटे डज एनीवन नीड मी टू? शुक्र है, गुड। अब मेरे बच्चों, एनालिसिस के लिए उसने कहा है व्हाट कुड कॉज। यूजुअली आई यूज्ड टू से एक वेल डेवलप्ड पॉइंट दो दे देगा आपको, 2 वेल डेवलप्ड पॉइंट्स, 3 आराम से। बट मुझे लगता है कि नई मार्क स्कीम आपसे लिस्टिंग ज़्यादा करवाना चाह रही है। सो डू एटलीस्ट 3 फैक्टर्स ऑफ डिमांड, क्योंकि वो क्या कहता है, 1 वेल एक्सप्लेन 2 मार्क्स, और वो वेल एक्सप्लेन बहुत ही वेल एक्सप्लेन मांगता है। मसलन मैं आपको एक वेल एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ।
For example, incomes in the economy may rise due to an economic growth period. This will lead to increase in demand for normal goods, which have positive income elasticity of demand, and the price of the product and quantity traded will increase. अब देखो, दिस वाज अ वेल एक्सप्लेन पॉइंट. अगर आपको लगता है कि मैं तीन चार लाइनें नहीं कर सकता, तीन पॉइंट्स करो. अब कोई बच्चा मुझे ईडी पैम्स में से कोई फैक्टर उठाए और डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट क्यों हो रहा है बता दे. आई नो यू गाइस आर वेटिंग, इट्स टू इजी. किसी और का वेट कर रहे हैं, बोल दे, कोई बच्चा बोल दे. जीआरएस बोले. शाबाश. फर्म्स नहीं बेटे, फर्म्स नहीं, फर्म्स नहीं, फर्म्स नहीं. हाँ, ये गलती होगी थी, लेकिन बाकी आपने बहुत अच्छा बोला था. ही पिक्ड अप अ वेरी गुड पॉइंट. माय फेवरेट पॉइंट्स ऑफ डिमांड आर इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. इतना कुछ लिखने में मिल जाता है. आपने क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ी हुई है, इनकम इलास्टिसिटी पढ़ी हुई है. वो अगर उसको सिंथेसाइज कर लो तो बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है. तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम, कंज्यूमर्स विल सेव लेस, बोरो मोर, डिमांड फॉर प्रोडक्ट विल इंक्रीज. ए प्रोडक्ट है, प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल करना है. क्वांटिटी के साथ डी नहीं लिखना, ये क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, इट्स क्वांटिटी ट्रेडेड. तो सिर्फ क्यू लिखें, पी लिखें वाई एक्सेस पे. डिमांड को भी एडीएस नहीं लिखना, माइक्रो का क्वेश्चन कर रहे हो, एक प्रोडक्ट की बात है. सबको समझ आ गया. अब कैन समबडी रिमेंबर हाउ आई इवैल्यूएटेड विद यू गाइस इन योर क्लासेस कि जब डिमांड राइज होती है, प्राइस पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट आता है? जी बोले, शाबाश. इनइलास्टिक सप्लाई की वजह से प्राइस ज्यादा बढ़ेगी शॉर्ट रन में. ब्यूटीफुल आंसर, यू कवर्ड इट शहीद. सप्लाई टेंड्स टू, हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो. मैं आपको रोक रहा हूँ बिकॉज यू सेड द राइट थिंग. हाँ, अब जो शहीद ने बोला है बेटे, इसको पल्ले बांध लें. जब डिमांड बढ़ती है, प्राइस कितनी बढ़ेगी जितनी सप्लाई इलास्टिक या इनइलास्टिक होगी. In short run, supply remains inelastic due to at least one factor of production capital being fixed. So, supply curve will be very vertical, price will rise a lot. In long run, when supply becomes elastic, as we can add more factors of production, more capital, तो as a result supply elastic होने से price थोड़ी बढ़ेगी. सबको समझ आ गया बच्चों? ये आखिरी इवैल्यूएशन की बात. अब अगला तो फहद, शॉर्ट रन में सप्लाई इन इलास्टिक होती थी, परसों ही आपकी क्लास में हम कर रहे थे, क्योंकि कम से कम एक फैक्टर प्रोडक्शन कैपिटल फिक्स्ड होता है. इतना टाइम नहीं कि नई फैक्ट्री लगा सको. तो इन इलास्टिक सप्लाई कर्व लगाओ, डिमांड कर्व शिफ्ट करोगे तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में कम बढ़ेगी. आपको ग्राफ बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है दूसरा. डिड यू गेट इट नाउ फहद? बेटे, तीन ईडी पैम्स के फैक्टर्स हैं, व्हाट्स द बिग डील उसमें? इनकम्स बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो, सिंपल. या पर इतना ही करना कि डायरेक्ट टैक्सेस कम करवाए हैं, तो बोलना सच एज इनकम टैक्स, उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, कंज्यूमर कैन अफोर्ड मोर नॉर्मल गुड्स, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल राइज. इस तरह करके बस थोड़ा सा उसमें आई वुड से ऐड अ बिट ऑफ बीफ टू इट. ठीक है. अब मेरे बच्चों, बी पार्ट, आई कैन नॉट काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव डन इट इन ऑल क्लासेस. Assess whether PED or income elasticity of demand is likely to be of greater importance for firms producing cars. Again, एक एक मार्क फॉर्मूला को डिफाइन करने में है, फॉर्मूला भी साथ देना है. सबको मेरे ख्याल में आता है पीईडी का और वाईडी का. तो मैं 4 मार्क्स एनालिसिस के पीईडी की बात करता हूँ. यहाँ पे तुम लोग मुझे हर्ट करते हो, आई एम सॉरी. हमेशा कहता हूँ कि परसेंटेज प्रोपोर्शनेट लिखें. पता नहीं क्या जिद है, दे विल रिड्यूस प्राइस, डिमांड विल इंक्रीज, रेवेन्यू विल राइज. नहीं बच्चों,
प्रोपोर्शनेट का जिक्र करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस और उसका जिक्र करना है। एक बार फिर सुन लो, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मेक मिस्टेक्स, मैं खुद करवा रहा हूँ, बिकॉज इट्स सच एन ईजी एंड कॉमन क्वेश्चन एंड यू गाइस मिस द एनालिसिस सो बैडली। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पीडी को डिफाइन करें। इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेट्रेस पैराबस लगा दो तो और अच्छी बात है। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद इफ इसमें कोई उसने गाड़ियां कही हैं, हाँ लिंक करना है। इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग कार्स which have elastic demand due to many similar cars available, similar models available, ठीक है, he should reduce price. Please listen to me, I'll speak very slowly. A smaller percentage reduction in price will lead to a greater percentage increase in quantity demanded. The revenue lost from lower price will be outweighed by revenue gained from selling much larger quantity. बट इस सबको समझ आ गया है। आप लोग ग्राफ भी बनाते हो, सब कुछ लिखते हो, ये प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मिस करके सारे मार्क्स लूज कर जाते हो और चेंज का वर्ड यूज कर देते हो। डिक्रीज इंक्रीज की बात करो। Inelastic. If the cars have inelastic demand, for example, due to some unique selling points, electric car है, hybrid है, solar car है, consumer loyalty है, तो he should ना ना अब इसमें बच्चा फिर सारे factors पे चला जाता है। Stop there. Just one reason. They should raise the price. Again, I'll speak ridiculously slow. पल्ले बांध ले आंसर। A greater percentage increase in price will lead to a smaller percentage fall in quantity demanded. Revenue will rise because revenue lost from selling less quantity will be outweighed by revenue gained from selling at a higher price. बच्चों अब समझ आ गया पीडी की एनालिसिस? प्लीज मुझे बता दें। You can, but first thing theory सही लिखो। Graphs will not save you here unless you get the दोनों में बताया था बेटे। इलास्टिक में मैंने बोला था कि जो प्राइस कम करने से रेवेन्यू कम हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शनेटली ज्यादा क्वांटिटी बेचने से आउटवे हो रहा है। इन इलास्टिक में जो क्वांटिटी कम बिक रही है और रेवेन्यू कम हो रहा है उसको आउटवे कर रहे हैं हम बहुत हाई ज्यादा प्राइस चार्ज करके। ये बात, क्योंकि ये मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट में रिसेंटली पढ़ा है तो अब एडेड इट। ठीक है, समझ आ रहा है? Okay, let's now go to income elasticity of demand. Again, defined income elasticity of demand. It is a measure of degree of responsiveness of quantity demanded. हमेशा quantity demanded पहले लिखना है to a change in consumers income. Formula percentage change in। आप लोग बेटे गलत करना शुरू हो गए हो, मैंने देखा है कुछ आंसर्स में वो डेल्टा वगैरह यूज करो वो ठीक है, लेकिन वर्ड्स गलत कर रहे हो। पूरा लिखो परसेंटेज इंग्लिश में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट। कोई 10 सेकंड से ऊपर ही रखते। अब बताओ जी, प्रोड्यूसर कैन कार मेकर कैन यूज द फिगर्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू जज व्हाट टाइप ऑफ कार्स इज प्रोड्यूसिंग। आर दे नॉर्मल, सुपीरियर, नेसेसिटी और इंफीरियर? ठीक है, if he is producing inferior cars, budget cars, and incomes are rising in the economy, his demand is likely to fall. How much will it fall? YD formula will tell him. He should switch to making some normal cars, add some more futuristic and more improved models so that the revenue lost from inferior cars can be gained from normal cars. समझ आ गया बच्चों? उल्टी साइड करते हैं। अगर वो सुपीरियर गाड़ियां या नॉर्मल गाड़ियां बना रहा था जिनकी इनकम इलास्टिक डिमांड है, पॉजिटिव डिमांड है इनकम के साथ, एंड पीरियड इज रिसेशन का, इनकम्स गिर रही हैं तो उसकी डिमांड गिरेगी। नाउ ही शुड ऐड सम इंफीरियर, सम बजट कार्स इनटू हिज प्रोडक्ट रेंज टू सेफगार्ड हिज रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी। समझ आ रहा है? But switching from one type of cars to another will take a long time. There'll be a lot of investment required, machinery will require, technology, training, which can be very costly, and the brand image may suffer for a superior car maker who makes inferior cars. समझ आ गया बच्चों? ये आपकी
बेसिक एनालिसिस। अब आपको मैं सेव कर रहा हूं कि एंड पे वैल्यूएशन में लिमिटेशंस कर दो। एज डिस्कस्ड अबव, हमेशा मैं ये बोलता हूँ पीडी is more useful as price is in direct control of the producer of cars, whereas consumers' income are not in his direct control. PD, price change, brings immediate results, so more useful in short run, but YD may have some value in long run when we can switch to making the right kind of cars. However, both of them are inaccurate figures based on ceteris paribus assumption. They keep changing over time. PD is easier to calculate as well, ये भी बताते हैं आप, but business should not rely on just them for changing prices or output. समझ आ गया बच्चों? अब आई होप दिस इज द लास्ट टाइम ये इतनी डिटेल में करवाऊंगा और आप लोगों को ये समझ आ चुका है। अच्छा बच्चों, बी पार्ट 3B आपका होमवर्क है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस पे मैं इतने क्वेश्चन करवा चुका हूं कि अब इसको मैं दोबारा क्लास में शायद गेस्ट पेपर के दौरान थोड़ा सा करा दूं। अब मैं दोबारा इसको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा एंड दैट्स अबाउट इट। क्वेश्चन 3A, जरा थोड़ा सा, हमारे पास 3 मिनट हैं, मुझे बताएं, explain why a government might decide to increase its direct provision, यानी जो खुद वो प्रोड्यूस करके देती है, of essential goods and services, and consider whether such a policy is always likely to be successful. एंड वाला सिर्फ 2 मार्क्स हैं। There's nothing really we have to define. It's a Just explain very briefly. इसमें टाइप ऑफ गुड्स जब डिफाइन करोगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, Oh, उसकी essential डेफिनेशन। goods. एसेंशियल गुड्स कौन कौन सी हैं इकोनॉमिक्स में? Again, no definition, just example. कौन कौन सी गुड्स? पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स। वेल डन अनस, ठीक है, शाबाश। और कुछ अगर करना चाहो तो नेसेसिटीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन मेनली इट्स ऑन मेरिट एंड पब्लिक गुड्स। और थोड़ा सा बता देना, उनकी डेफिनेशंस दे देना। दे आर बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर, बट कंज्यूमर अंडर एस्टिमेट्स द बेनिफिट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर। फिर पब्लिक गुड्स, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बता देना। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड देम ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, सो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम। अब मेरे बच्चों इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई ये सक्सेसफुल, Don't we also have to elaborate on why the government would provide? वो तो बता दिया ना, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी। करवा दो, एक्सप्लेन कर दो, Are we थोड़ा supposed to इलेबोरेट। go with that? आई लुक एट द मार्क्स स्कीम, आई डोंट थिंक यू नीड टू गो इन डेप्थ। चलें मार्क्स स्कीम देखते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है तो लेट्स क्विकली स्टे। हम देखते, अच्छी बात है, आई वांट टू सेव टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास। 3A. G. Understanding of the role of state in providing essential goods and services such as merit goods, 1 mark. These could include education, healthcare, अच्छा इसका 2 mark, and could be financed out of the money received from taxation, 3 mark. एनालिसिस में वो कह रहे हैं अप टू 2 marks फॉर एक्सप्लेनिंग ईच एसेंशियल गुड, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है कि नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। मेरिट गुड्स इंफॉर्मेशन फेलियर का शिकार है, इसलिए वो अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड है, इसलिए गवर्नमेंट दे रही है। उनके वाइडर बेनिफिट्स हैं पूरी इकॉनमी के लिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर के, इकॉनमी को बूस्ट करती है। ये हो गया। अब जी वो कहता है 2 marks for each well explained essential good or service provided by the state and 1 mark for each essential good or services provided by the state with limited explanation. तो हम 2 गुड्स कर रहे हैं, आप नेसेसिटीज कर लोगे तो 1-1 मार्क आसानी से मिल जाएगा एनालिसिस का। अब जी क्यों गवर्नमेंट की डायरेक्ट प्रोविजन सक्सेसफुल होगी और क्यों नहीं, बड़ा ब्रीफ से हमने करना है। सक्सेसफुल इसलिए होगी कि गवर्नमेंट टेक्स इनटू अकाउंट एक्सटर्नल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एज वेल, दे ट्राई टू रिमूव द मार्केट फेलियर, तो दे विल प्रोवाइड द राइट क्वांटिटी, ठीक है। फिर जी क्यों कामयाब नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास अक्सर फंड्स नहीं होते, बोरो शोरो करना पड़ता है, क्वालिटी नहीं होती, करप्शन होती है गवर्नमेंट के अंदर, मिस कैलकुलेट कर जाते हैं कितनी पब्लिक गुड्स बनानी है, कितनी एजुकेशन, किस किस किस्म की गुड्स बनानी है, तो उसमें ये मसले आ जाते हैं। कंक्लूजन, इट इज नॉट ऑलवेज लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो लैक्स फाइनेंसेस एंड इन्फॉर्मेशन। वही बात जो मैं रोज रिपीट करता हूँ, चैप्टर 5 एक बार रिवाइज कर लो, सब कुछ लिखा हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई साइड। I'm not going to do the last 2 papers of November. I'm just going to go through Sir Kamran's solutions, and that's about it, ताकि आप लोगों को